हाय किड्स, आज हम कक्षा 10 का अध्याय साना साना हाथ जोड़ी जो मंधु कांकरिया जी द्वारा लिखित है, जिसका सार हमने कल समझा था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। सितारों की रोशनी में कि रात को जब तारे टिमटिमाते हैं, उनकी रोशनी में जो गंतोक है वो कैसा लग रहा था, कैसे उसको मोहित कर रहा था अपनी तरफ, वो बताना है। तो रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उसे, ऐसा लग रहा था कि हर चीज से सम्मोहित कर रही है। मान लो उसका अस्तित्व है स्थगित सा हो गया, मतलब वो तो कुछ है ही नहीं, उसे सिर्फ आसमान, सितारे, वहां की सुंदरता सब, मतलब उसकी सुंदरता से ही वो इतनी ज्यादा भावुक हो गई थी, उसे सब अर्थहीन सा लग रहा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो है या उसकी कुछ चेतना है। वह सुख की अति इंद्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। मतलब कि उसे इतना सुख अनुभव हो रहा था प्राकृतिक सौंदर्य को देख के, सितारों से जो लहलहाती पूरी अंधकार को सितारों ने नहला रखा था रात्रि के समय। तो उस सुंदरता से वो इतनी भावुक हो गई कि अपने आप को वो की चेतना है उसे शून्यता लग रही थी, उसे आत्मिक सुख मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से कहाँ पे आ गई वो, तो इतनी सम्मोहित हो रही थी। तो इसमें आप लिखेंगे, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में जो नहाया गंतोक है, सबसे पहले उसे जादुई एहसास करा रहा था, उसे सम्मोहित कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अस्तित्व स्थगित हो गया हो और सब कुछ अर्थहीन हो गया हो। उसकी चेतना शून्य हो गई थी, आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। तो ये था अपना पहला प्रश्न। दूसरा है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। मेहनतकश कौन होते हैं? जो बहुत मेहनत करते हैं। तो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां के लोग बहुत मेहनती हैं। हमने कल चैप्टर में भी पढ़ा था कि वहां की जो स्त्रियां होती है, पहाड़ी औरतें होती हैं, वो काट काट के पहाड़ों को हमारे लिए अच्छी अच्छी दृश्य बनाती है, जिसको हम देखने जाते हैं, टूरिस्ट देखने जाते हैं। अपनी जान को जोखिम में डाल के वो ऐसी ऐसी जगह पे काम करते, हथौड़े कुदाल लेके, और अपनी पीठ पे जब वो बगानों में भी काम करती तो अपनी पीठ पे बच्चे बांध कर काम करती हैं। मतलब बच्चों की भी केयर करना, काम भी करना, चाय की पत्तियां तोड़ना। मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनती लोग होते हैं वहाँ पे। जो लोग आदमी होते हैं वहाँ पे अपनी पीठ पे सामान लाद लाद के दूर दूर स्थानों तक लेके जाते हैं। तो इसी का सारा विवरण करेंगे हम इस प्रश्न में, क्योंकि वहां के लोग बहुत मेहनती हैं और यह उनकी ही मेहनत है जिनकी वजह से आज हम गंतोक अपने पुराने स्वरूप क्या होता है, जैसे था वैसे आज भी अपने आप को कायम रखे हुए हैं, कि वैसे ही उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं होने दे रहे हैं। वो पत्थरों पे बैठकर औरतें पत्थरे तोड़ती हैं, हाथों में कुदाल हथौड़े होते हैं, कईयों की पीठ पे तो बल्कि टोकरी में बच्चे भी बंधे होते हैं। हरे हरे बागानों में युवतियां बोकू पहने, बोकू क्या है, वहां का पहनावा है जिसे बोकू कहा जाता है, चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपने माँ के साथ काम करते हैं। मतलब बहुत कठिन है वहां का जीवन, फिर भी वहां लोग इतनी कठिनाइयों को सहकर भी इतनी मेहनत करते हैं, और जिससे कि वहां के शहर को हर पल खूबसूरत बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों पर संकेत करता है। श्वेत हमने कल पढ़ा था किसमें होता है, जब कोई वहां बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती थी, और इसको उतारते नहीं है, वो थोड़े समय बाद वो अपने आप नष्ट हो जाती है। और रंगीन पताकाएं तब फहराई जाती थी जब कोई शुभारंभ, कोई नया काम शुरू करते हैं तो वहां पे रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो श्वेत बौद्ध पताकाएं शांति अहिंसा का प्रतीक है। इन पे मंत्र भी लिखे होते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है सफेद रंग की, और किसी नए कार्य को शुरुआत करते हैं तो वहां पे रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। अगला है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, लिखिए। अब 3 चीजें पूछी हैं, प्रकृति, भौगोलिक स्थिति और जनजीवन। तो हम अलग अलग टाइप से समझेंगे। नंबर 1, पहले प्रकृति का समझते हैं। सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ जगह जगह पर पाइन, धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। ये 2 पेड़ों के नाम दे रखे, पाइन ट्री जैसे होते हैं, और रास्ते वीरान है, संतरे हैं, जलेबी की तरह घुमावदार है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। मतलब कि वहां पे पानी बहुत साफ सुथरा दूध की तरह बहता है, घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहां की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से
तुलना कर रहे हैं कि हमें वहां पे छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है यहाँ को। तो इतना सुंदर जगह, प्रकृति की बारे में पूछा गया तो हमें ये सारा बताना होगा, वहाँ कौन से पेड़ हैं, वहाँ के जो रास्ते हैं वो कैसे घुमावदार हैं, संकरे हैं, वहाँ साफ सुथरे झरने बह रहे हैं, पानी इतना साफ सुथरा होता है, घाटियों को सौंदर्य बहुत सुंदर है, वहाँ पे छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उससे तुलना की जाती है। अब है भौगोलिक स्थिति। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, जब ऊपर चढ़ के गई थी। वहाँ फूलों से लदी वादियां थी। रास्ते में कभी लोग स्टॉक है, जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और थोड़ा सा आगे क्या था, वहाँ पे 7 सिस्टर वाटरफॉल था। और पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई श्वेत ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु शांति का प्रतीक है। मतलब सारा वही चीज आ जाएगी, भौगोलिक स्थिति कितने किलोमीटर पे क्या चीज थी, फूलों की वादियां थी, वहाँ पे गाइड की शूटिंग हो चुकी थी, थोड़ा पहले हिमालय पर्वत था, फिर वहाँ पे और क्या था, भौगोलिक तौर पे वाटरफॉल था जिसका नाम था 7 सिस्टर्स। आगे जनजीवन, जनजीवन वही आ जाएगा। अभी यहाँ के लोग बहुत मेहनती है, स्त्री सब काम करते हैं, स्त्री स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती है, खेती करती है, पत्थर तोड़ के सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियों में पत्तियां चुनने बाग में जाती हैं, कमर पर कपड़ा बांध के रखती हैं बच्चों को, बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, पढ़ाई पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं, शाम को माओ के साथ काम कराते हैं। जीवन बहुत श्रम साध्य का मतलब कि बहुत कठिन है, बहुत मेहनत भरा है उनका जीवन जो है। तो हम कह सकते हैं कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते घूमते चक्र में अपनी अस्थायी अंधविश्वास रखते हैं। यानी कि वहाँ के लोगों का, हमने पहले प्रकृति के बारे में बता दिया कि वहाँ का कैसे कैसे पेड़ है, कैसे झरने हैं, कैसी वहाँ पे स्विट्जरलैंड से उसकी तुलना की जाती है। फिर भौगोलिक स्थिति की, जो वहाँ पे युमथांग है वो कितने किलोमीटर की दूर पे है, फिर कितनी वादियां हैं, वहाँ पे कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई, और हिमालय पर्वत है, और वाटरफॉल बता दिया। और तीसरा उनका जनजीवन की स्त्रियां वहाँ की ये काम करती है, उनका जो जीवन है बहुत कठिन है, बच्चे हैं 3-4 किलोमीटर ऊपर जाके पहाड़ी पार करके पढ़ने जाते हैं, शाम को अपनी माता का हाथ पटाते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। अब लॉन्ग स्टॉक में जब घूमी तो लेखिका सिक्किम से घूमते हुई कभी लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पे गई। लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र के बारे में बताया कि धर्म चक्र, हमने एक चक्र में पढ़ा था कि जिससे अगर घुमाने से पाप धुल जाते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में हम नॉर्मली सुनते हैं गंगा के बारे में, गंगा में क्या कहते हैं, गंगा में नहा लो तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो उनको ये लगा कि वहां धर्म चक्र है, पहाड़ों पे गए तो धर्म चक्र है, उसे घुमाया तो हमारे पाप धो गए, मैदानी क्षेत्र में गंगा है जिसमें नहाए तो हमारे पाप धो गए। तो लेखिका को ये लगता है कि चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो, वैज्ञानिक प्रगतियों के बाद, मतलब आज हमारा इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई है, इतनी साइंस ने रिसर्च मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है, तब भी देश की आत्मा एक जैसी है। हर किसी को लगता है कि ये काम कर ले तो उसमें हमारे पाप धुल जाएंगे। यहाँ लोगों की आस्थाएं हैं, विश्वास हैं, अवधारणाएं हैं, कल्पनाएं सबकी एक जैसी है, चाहे हम पहाड़ों पे चाहे हम मैदानी इलाकों में जाए, तो पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है। तो आपको 1-2 एग्जाम्पल लेके हमने जैसे गंगा से इसे मिलान कर दे कि जैसे गंगा में नहाने से पाप धुलने की कहावत कहते हैं, चाहे कितना भी हमने वैज्ञानिक तौर पे प्रगति कर ली हो, लेकिन वहां धर्म चक्र का था कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस तरह ये दिखाता है कि हमारे पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है, कि हर किसी की सोच एक जैसी है कि अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा पुण्य मिलेगा। अगला है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। अब नार्गे जो था उनका एक कुशल गाइड था, मतलब पेशे के प्रति पूरा समर्पित था, उसे एक एक कोने के विषय में भरपूर जानकारी थी। गाइड क्या होता है, जो हमें रास्ता समझाता है, नई जगह पे जब हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो हम गाइड हायर करते हैं और वो हमें पूरी जगह घुमाते हैं, हर एक के विषय में बताते हैं कि ये चीज कब बनी, क्यों बनी, किसने बनवाई। इसी तरह जो नार्गे है वो अच्छा गाइड वही होता है जो अपने देश इलाके के बारे में सारी चीज जानता हो। तो ऐसे ही जो नार्गे था वो एक एक चीज के बारे में जानता था, लेखिका को हर जगह घुमा के लेके आया, हर चीज के बारे में उसने अच्छे से गाइड किया, उन्हें बताया। तो अब नीचे हम पढ़ेंगे कुशल गाइड के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। नंबर 1, कोने अपने देश या इलाके जहाँ पे वो घूमने जा रहे हैं, घुमाने लेके जा रहे हैं लोगों को, तो उसके कोने कोने से वो भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे पूरी जानकारी होती है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों का उत्तर, मतलब ऐसा सक्षम होना चाहिए कि उससे वो भी कोई भी क्वेश्चन पूछे उस जगह के बारे में, भ्रमण करता, तो वो उसको आंसर पता होना चाहिए उसका। चौथा है, कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, कि जो वो विश्वास करता है उसको इस तरह से बात बतानी है उसे कि जो भ्रमण करता है उस पर विश्वास वो करे। गाइड होता है उसे कुशल होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर अगर कोई विषम परिस्थिति भी बजे तो अपनी भी सुरक्षा कर सके, भ्रमणकर्ता की भी सुरक्षा
कर सके। मतलब कोई मतलब किसी रास्ते में फंस जाए, अनजान रास्ते में, तो वो खुद को भी निकाले उस कठिन रास्ते से और अपने भ्रमणकर्ताओं को भी वहां से निकाले। इतना बुद्धिमान होना चाहिए उसे, इतना कुशल होना चाहिए। गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बने, मतलब कि इंटरेस्टेड बनाना उसे, कि हाँ द्वारा द्वारा वो उस जगह को आए और भी रहस्य जाने और भी रहस्य के बारे में बातें करे। तो रुचिपूर्ण बनाएगा तभी आगे कोई टूरिस्ट और आगे द्वारा द्वारा आएंगे। साथ में कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना चाहिए, कि अब उसकी वाणी अच्छी होगी, हंसी मजाक करता रहेगा, थोड़ी रहस्यमयी चीजें सिखाएगा, बताएगा, तो पूरी यात्रा जो है प्रभावशाली बनती है। तो एक भ्रमण करता जो होता है उसकी एक रुचि भी बनी रहती है कि हाँ ये अब हम आगे क्या देखेंगे। अब उसे थोड़ा सा उसके लिए मिस्टीरियस हो जाएगा कि हाँ ये ऐसी चीजें बनती है, वहां पे होगा। तो भ्रमणकर्ता को भी रुचि रहती है कि हाँ हम कल वहां देखने जाएंगे, वो चीजें यहाँ ऐसी बनती है, कैसे होगी कैसे नहीं। तो लाख जो सवाल जो होते हैं भ्रमणकर्ता के दिमाग में उठते हैं, तो एक उत्साह बनाना एक गाइड का ही उसका काम बनता है। आगे इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है अपने शब्दों में लिखी। अब हिमालय के पल पल की प्रवर्तित रूप होते देखा, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती जा रही थी हिमालय विशाल से विशालतर होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए, तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए, ऐसा प्रतीत होता था। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां थी, मतलब गहनतम वादियां बहुत गहरी गहरी वादियां थी, फूलों से लदी घाटियां थी, कहीं प्लास्टर की दीवार की तरह पथरीला, देखते देखते सब कुछ मतलब समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में बादल में दिखाई देता था, क्योंकि बादल बहुत पास दिखते हैं वहां से। तो कभी कुछ पहाड़ दिख रहे थे, कभी दूध धार की तरह कौन मारती तिस्ता नदी दिख रही थी। तो मतलब उसे जो लेखिका है उसके हृदय को आनंद से भर दिया था कि मैं कहीं कितने पवित्र वातावरण में आ गई हूँ। ऐसे पवित्र वातावरण में वो वहां विभोर हो गई जिसने उनके हृदय को काव्यमयी बना दिया। तो सारा उन्होंने हिमालय के बारे में लिखा कि कहाँ विशाल से जैसे जैसे ऊपर गई विशालतर होता गया, कहाँ पे मोटा कालीन ओढ़े हुए चटक हरे रंग का हिमालय है, तो कहीं पीलापन दिख रहा था, कहीं गहरी घाटियां दिख रही थी, कहीं लदे हुए फूलों से लदे हुए वादियां दिख रही थी, कहीं तिस्ता नदी बहती हुई दिख रही थी। मतलब हर चीज का इसमें हमें अच्छे से विवरण करना है। प्रकृति के उस अनंत विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसे अनुभूति होती है। सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट लो, मतलब उसे लगा कि जो भी वो दृश्य देख रही है, अनंत है, जो विराट है, तो ये सारे दृश्य अपने अंदर ही ले लो, अंदर समेट लो। लेखिका चित्र लिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी कि कितने सुंदर मतलब प्राकृतिक दृश्य हैं। तो और वो बहुत अच्छे से देख रही थी कि भैया ये समय द्वारा कब मिलेगा मुझे देखने का। मुझे लगा प्रकृति से सियानी बनाने के लिए जीवन रहस्य करने पर तुली हुई है। इन अद्भुत अनूठे नजारों ने लेखिका को पल भर में जीवन की शक्ति का अनुभव करा दिया और उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वह देश और काल की परापार से दूर बहती धारा बनकर बह रही है। उसकी मन के सारा मैल वासनाएं निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई। कि उसे लगा कि जो प्रकृति है, जो असलियत है, वो यही है। हर जगह इतना खुला खुला वातावरण, इतनी साफ सुथरा प्राकृतिक दृश्य, बिल्कुल अद्भुत नज़ारे, अनूठे नज़ारे जो हमें नॉर्मली अपने शहरों में नहीं दिखते। तो एकदम खाली शांत जगह, बिल्कुल हरियाली हरियाली, कहीं साफ सुथरी नदी बह रही है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ऐसा लगा कि वह देश और काल की परापार से दूर, मतलब कि काल कोई उसे मतलब नहीं है कि भूतकाल में भविष्यकाल वर्तमान कुछ भी नहीं है, उसे टाइम उसके लिए कुछ नहीं था उस टाइम। वह देश से दूर, भाई जहाँ पे वो रहती है उससे दूर है बिल्कुल, और बहती धारा बनकर बह रही है कि मैं आराम से अपने जो मैं प्रकृति में हूँ उसमें बह रही हूँ। सारा मैल निकल जाता है उसका, निर्मल धारा में बहकर जो उसका मैल थे, पाप थे, वो नष्ट हो गए हैं। आगे प्राकृतिक सुंदर के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका के कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। प्राकृतिक सौंदर्य के जो अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी लेखिका तो हिमालय के, लेकिन जीवन में कुछ सत्य थे जो वह आनंद में भूल चुकी थी। क्या होता है हमारी जिंदगी में, हमारी रियलिटीज में बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो लेकिन जब हम ऐसे दृश्य देखते हैं तो थोड़े टाइम के लिए हम उसे भूल जाते हैं। तो वही लेखिका के साथ होता है कि कुछ सत्य है जो आनंद में भूल चुकी थी, वहां इतनी प्रकृति से भाव विभोर हो गई, तो ये जो जीवन की जो सत्य थे वह भूल चुकी थी। अकस्मात अचानक ही जनजीवन में झकझोर दिया। वहां कुछ पहाड़ी और थे, वहां ठक ठक की जब आवाज आती है, हमने कल पढ़ा भी था चैप्टर में कि पत्थरों पे तोड़ते तब उसकी एकदम निद्रा सी वो अलग से मतलब जगती है कि ये क्या हुआ, वो प्रकृति में जो खोई होती है। तो उनके आटे सी कोमल काया, हाथों में कुदाल हथौड़े, मतलब कितने सॉफ्ट, मतलब लेडीज जो होती हैं, औरतें होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल कोमल होती हैं, तो उन्हीं हाथों से वो कुदाल हथौड़े थे, पीठ पर बच्चे बंधे हुए हैं ऐसे, और वहां पे वो तोड़ तोड़ के उन पहाड़ों को बना रही हैं। तो लेकिन को बहुत दुख हुआ
कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए इतनी दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य करती हैं। भाई हम लोग आए, हम देखें इन जगहों को, स्पॉट्स टूरिस्ट प्लेस बना रखा है, और ये लोग कितनी अपनी जान की बाजी लगा के ये लोग करते हैं, और अपने बच्चे को भी इन्होंने बांध रखा है, और दुर्गम घाटियों में कितना मुश्किल का काम कर रही हैं। यहाँ पे जान कब चले जाए कोई नहीं जानता। भोजन मात्र पाने के लिए और और हमारे जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का साधन बनाने के लिए, मतलब दूसरी बार उसकी पहले तो ये टूटी निद्रा की देखो कैसे काम कर रही हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रही सिर्फ भोजन के लिए और हम जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का जो साधन बनाने के लिए। दूसरी बार उसकी जादुई निद्रा तब टूटी जब उसने पहाड़ी बच्चों को लिफ्ट मांगते देखा कि 7-8 साल के बच्चे जो थे नॉर्मली 3-4 किलोमीटर ऊपर चढ़ के स्कूल पढ़ने जाते थे, क्योंकि वहां पे ले दे के एक ही स्कूल था। फिर शाम को आते थे, मवेशियों को चराते थे, लकड़ियों के गट्ठर उठाते थे, अपनी मम्मी की हेल्प करते थे। तीसरी जब हुआ जब लेखिका ने चाय के पत्ते को चुनते हुए सिक्किमी प्रधानी परिधानों में ढकी हुई लड़कियों को देखा। उसको क्या बोलते हैं, सिक्किम में परिधान का नाम है बोकू। उसमें क्या है, वो मतलब बगानों में इतनी मेहनत से काम करती हैं, और बोकू पहने पर उनका सौंदर्य जो है इंद्रधनुष छटा बिखेरा था, वो सुंदर लग रहे थे, और उसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें मेहनत करती उन बालाओं का सौंदर्य असह्य लग रहा था कि बच्चियां कितनी मेहनत कर रही हैं। तो इसमें आपका प्राकृतिक सौंदर्य तो आप देख लिया उन्होंने, पहले हो गई थी पाप, अब वो कह रहे हैं झकझोर दिए। झकझोर यानी परेशान कैसे हो गई वो, तो आप 3 रीजन देंगे। नंबर 1 कि और जब उन्होंने वो उसके आनंद में डूबी हुई थी तो एकदम उन्होंने पहाड़ खोदते हुए औरतों की ढक ढक की आवाज सुनी या हथौड़े से मारने की आवाज सुनी, तब उनकी अनिद्रा एकदम खुली कि क्या हो रहा है। फिर उनको किसी ने बताया कि ये पहाड़ काट काट के हम जैसे सैलानियों के भ्रमण के लिए सुंदर बनाती हैं, पहाड़ों के लिए रास्ता बनाती हैं, दुर्गम घाटियों में रास्ता बनाती हैं, और उसे भोजन पाने के लिए उनका ये एकमात्र सहारा है। यहाँ पे वो अपनी जान की बाजी लगाते कि एक पैर भी इधर उधर हो गया तो इनका कुछ नहीं पता। दूसरा, जब जादू निद्रा तब टूटती है जब बच्चे देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के वो लिफ्ट मांग रहे हैं कि कोई ऊपर तक छोड़ दे, कि 3-3.5 किलोमीटर जो है उन्हें ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के जाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां ले दे के सिर्फ एक ही स्कूल था। और तीसरी बात जब टूटती है उसकी निद्रा, जब सिक्किमी प्रधानी में जो बालिकाएं थी वो चाय के पत्तियों की चुपो चुन रही थी और उनके बगानों में काम कर रही थी। तो इस तरह से उसका जो अंदर से मन झकझोर देती है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान है, उल्लेख करें। प्रकृति यानी वहां की अलौकिक, अब हम लोग जाएं वहां पे छटा हम देखते हैं तो, लेकिन वहां कौन कौन है जो उनमें संलग्न है, उन कामों को बना के चलते हैं। नंबर 1 सबसे पहला कुशल गाइड। गाइड अच्छा होगा तो हमें हर जगह प्रकृति की घुमाएगा, वहां दिखाएगा क्या क्या चीजें हैं। तो कुशल गाइड का होना बहुत जरूरी है, जो अपने अनुभव से प्रकृति और स्थान के दर्शन कराता है, और वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी रहे, कि ताकि भ्रमणकर्ता भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो, कि हाँ वो जाते हैं इतनी दूर तो उस चीज को वो पूरा सेटिस्फाई हो कि हाँ हमने अच्छे से घूम लिया है। और फिर वो अपने मित्रों सहयात्री को बताएंगे तो फिर और आगे जाएंगे, उनके और भी काम बढ़ेगा। तो इस तरह से सबसे बड़ा जो रोल होता है वो गाइड का होता है। उनके द्वारा इस छटा के सुंदर को बल मिलता है। हर एक चीज को वो ऐसे बल दे के समझाते हैं कि हाँ अगले को इंटरेस्ट ना हो तो इंटरेस्ट आ जाता है उस चीज में। अगर वो ऐसे नहीं कर पाते तो वो कुशल गाइड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यदि ये ना हो तो स्थान नीरस हो जाएगा, बेजान लगने लगेगा, तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो वहां पे फॉरेस्ट वगैरह संभालते हैं, फॉरेस्ट्री काम वगैरह करते हैं। आगे कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटाते हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। अब ये थी लाइन जो लेखिका कहती है कि पत्थरों पर बैठ के जो श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथ में कुदाल है, हथौड़े हैं, पीठ पर बंदी टोकरी में उनके बच्चे बंदे होते हैं। हरे हरे बागानों में भी युवतियां बोक पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी शाम को आके अपनी मम्मी के साथ काम कराते हैं, माँ के साथ काम कराते हैं। तो इन्हीं की बात ही आम जनता भी अपनी मूलभूत क्या थी, बेसिक्स जो हमारी आवश्यकताएं हैं, प्रयास में जीविका के रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियां, पुल आदि बनाना, जो नॉर्मली लोग लेबर क्लासेस लोग करते हैं, चाहे सड़कें वगैरह बनाते हैं, लेकिन उन्हें इतना नहीं मिलता जितना कि वो हम लोगों को देते हैं। खेतों में अन्न उपजाना, जो हमारे किसान भाई हैं, कपड़ा बुनना, कारखानों में कार्य करने वाले, सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं, लेकिन इन्हें हम इतना नहीं दे पाते जितना ये समाज को देते हैं। तो उससे इन्होंने व्यंग्य करा है कि जैसे वो लोग पत्थरों पर बैठ के इतना कार्य करते हैं, लेकिन किस लिए, अपने भोजन, 2 वक्त के भोजन के लिए और सैलानियों के लिए दुर्गम जो मार्ग है उनको उनमें रास्ते बनाने के लिए।
वैसे ही नॉर्मल जो समाज है उनके लोग जैसे सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियां, पुल बनाते हैं, खेतों में अन्न उपजाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, कारखानों में काम करते हैं, ये भी राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता देते हैं और हमारी देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे आधा भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि परंतु फिर भी वो अपना कार्य करते हैं। मतलब वही जो लेबर क्लास लोग होते हैं जो सड़कें वगैरह, पुल वगैरह बनाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी इतने अमाउंट नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ इतना मिलता है कि वो 2 वक्त का खाना खा सकें। मतलब यही बात सही होती है कि जितना हम उनको मिलता नहीं उससे ज्यादा वो समाज को देते हैं, और वही देश की प्रगति का आधार है। यही आम जनता है जिसके प्रति सकारात्मक आत्म भावना भी नहीं होती, मतलब अच्छा भी नहीं सोचते हैं लोग। यदि आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया तो रुक ही जाएगा। अगर ये लेबर क्लास वगैरह लोग ना हो, अगर ये सड़कें वगैरह बनाने वाले लोग ना हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो हमारी आर्थिक स्थिति तो वैसे रुक जाएगी। तो इस पे ये था कि जो मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो लोग बहुत हमारे जो है रीढ़ की हड्डी को, देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या हो रहा है? आज प्रदूषण फैला रहे हैं हम, कारखानों से जो निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल होते हैं उन्हें नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, घरों से निकला दूषित जल है वो नदियों में डाल दिया जाता है, और अब नदियों का जल पीने लायक नहीं रहा। जैसे हमारा यमुना नदी का जल है, आज एक नाले में भी बदल गया। वनों के अंदर धुंध कटाई हो रही है, मृदा का कटाव होने लग गया है, बाढ़ बुलाई जा रही है। मतलब कि अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो बाढ़ तो आना लाजमी है। दूसरा, अगर ज्यादा पेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जिससे वायु प्रदूषण होती जा रही है। और हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटने के रोक लगाने चाहिए, उसके लिए कदम उठाने चाहिए, और वातावरण की शुद्धता बनी रहे ताकि, और नदियों की निर्मलता, स्वच्छता को बनाए रखने, कारखानों से जो निकलने वाले प्रदूषित जल है नदियों में डालने से रोकना चाहिए। ये स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे सरकार को और हम सबको मिलजुल कर। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसे ऐसे नहीं गिरना चाहिए कूड़ा पानी में, नहीं तो ये हमें ही घूम फिर के हमें ही पीना पड़ेगा और हम फिर बीमार हो सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है हमारी नदियों को, हमारे वातावरण को। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया। हाँ, प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? भाई, प्रदूषण के कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी जिससे वायु प्रदूषित होगी, सांसों की भी बीमारियां हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जलवायु पे भी प्रभाव बहुत गंदा पड़ता है इसका, बारिश की दिक्कत हो जाती है कहीं तो, और कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, और कहीं पर नाम मात्र की बारिश होती है। तो गर्मी में कमी नहीं होती, मौसम पर तो इसका असर साफ दिखाई देने लगा। गर्मी के मौसम में गर्मी की इतनी ज्यादा पड़ती है गर्मी, और कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ देता है। और सर्दी के समय या तो बहुत कम सर्दी पड़ती है, और इतनी सर्दी पड़ती है कि बस पूछो मत, और कभी यार इतनी कम सर्दी पड़ती है कि पता ही नहीं चलता। तो ये सब प्रदूषण के कारण संभव हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल नहीं मतलब पीने को नहीं मिल रहा है, और पेट संबंधी अनेक बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। तो हमने प्रदूषण में दोनों का डाल दिया इसमें कि वायु प्रदूषण हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जिससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ेगा, और उससे क्या होगा कि जो बर्फ है वो अपने आप गर्मी के कारण पिघलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए तो उसको लेखिका को वहां पे स्नोफॉल नहीं देखने को मिलती है। और दूसरा, जलवायु पे फर्क पड़ता है कि बारिश कहीं तो बहुत हो जाएगी, कहीं होगी नहीं, कहीं बिल्कुल नाम मात्र की होगी, कहीं गर्मी होगी तो इतनी होगी जिसके सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कभी सर्दी कभी होती ही नहीं है, तो भाई महसूस ही नहीं होती इतनी मतलब ऐसी सर्दी होती है। और ये सब प्रदूषण के कारण है। और जल प्रदूषण के कारण क्या होगा? स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल रहा है, और फिर क्या होगा? पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। अगला है, कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव पर किसी पर भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अब यह पर्यटक स्थल नहीं बना। कटाव एक जगह का नाम है, लेकिन यह भी पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहां से लाने को अधिक आगमन शुरू हो जाएगा, और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते हैं, इससे गंदगी वाहनों पे अधिक प्रयोग होगा, जिससे फिर वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो लेखिका को यही स्थान मिला जहां पर वह स्नोफॉल देख पाई, एक कटाव करके जगह। तो इसी कारण यह था कि वहां प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही है, क्योंकि कहीं दुकानें होंगी तो ऑटोमेटिकली लोग चीजें खरीदेंगे, वेफर वगैरह के पैकेट वहीं घेर देंगे, पानी की बोतलें वहीं घेर देंगे। तो एक पर्यटक स्थल नहीं बना है, मतलब वहां दुकानें नहीं बनी है। एक ऐसा स्थल है कि कोई जिसको बताओगे तो वो ही जाके देख के आ पाएगा।
तो वहीं पे उसे बर्फ मिली, क्योंकि वहां पे अभी दुकानें वगैरह नहीं है, तो वहां कूड़ा करकट भी नहीं है, प्रदूषण भी नहीं है, इसलिए वहां पे एक कटाव जो है एक तरह से वरदान है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? जल संचय हमने पढ़ा था कि वो सर्दी में बर्फ के रूप में इकट्ठा कर लेती है और गर्मी में वही पिघल के हमें जलधारा के रूप में तृप्त करती है। तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बन के नदियों को भर देती हैं। तो मतलब प्रकृति ने सारी सेटिंग कर रखी है, हम न्यू ही छेड़ते हैं प्रकृति को, प्रदूषण फैला रखा हमने, लेकिन प्रकृति ने अपनी सेटिंग सारी कर रखी है कि हमें कैसे तृप्त करना है लोगों को। तो प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था कर रखी है कि सर्दी में वो अपने आप बर्फ के रूप में जम जाती है और गर्मी में वही पिघल के नदियों में भर देती है और वही पानी हम पीते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? वहां पे क्या तापमान इतना नीचे रहता है, माइनस में रहता है, गर्मी के अंदर भी -15 तक भी हो जाता है, और उस कड़कड़ाती ठंड में फौजी पहरा देते हैं, 1 मिनट भी नहीं रुक सकते वो। हमारे फौजी सर्दी हो चाहे गर्मी हो वहीं रहकर देश की रक्षा करते रहते हैं ताकि हम चैन से रह सकें। तो हम लोगों के लिए वो जाग रहे हैं एक तरह से, और ये जवान हर पल कठिनाई से जूझते हैं, कब कोई कहां से हमला हो जाए उन्हें कुछ नहीं पता, अपनी जान हथेली पर रख के जीते हैं। तो हमें उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए, परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति रखें, प्यार रखें उनके, और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तो ये जो सीमा पर बैठे फौजी हैं उनके लिए उन्होंने बताया कि वहां पे -15 तक भी तापमान चला जाता है, इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी वो वहां पे 1 मिनट आराम नहीं करते हैं, काम कर मतलब पहरा देते रहते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी हो कितनी गर्मी हो, हमारी रक्षा के लिए, ताकि हम चैन से सो सकें, वो जागते हैं। तो वहां पे कठिनाइयों से भी जूझते हैं, तो हमारा क्या फर्ज है उनके लिए, उनकी सलामती की दुआ करें, उनके परिवार के साथ सहानुभूति रखें, प्यार दिखाएं और सम्मान के साथ पेश आए। तो ये पाठ था साना साना हाथ जोड़ी, इसके प्रश्न उत्तर NCERT के। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।